नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं और अपने नागरिकों से कहा है कि इसी वक्त निकल जाएं। सऊदी अरब में अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ और जहां कर्मचारी रहते हैं वहां भी। ओमान में अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है शरण ले लें। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वह जेरूसलम से अपने नागरिकों को नहीं निकाल सकता। अगर इसराइल की मदद से अमेरिकी निकलना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका नहीं लेगा, ये अमेरिका के दूतावास ने कहा है। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। हमले से पहले अमेरिका ने अपने बेड़ों को हटा लिया था, लेकिन तब भी उस अड्डे की बर्बादी अमेरिका को रास नहीं आएगी और उसकी साख को गहरा धक्का पहुंचेगा। बहरीन से खबर है कि वहां की शिया आबादी सड़कों पर उतरकर ईरान के समर्थन में नारे लगा रही है। बहरीन में विद्रोह की हालत हो गई है। अमेरिका के 9 सैनिक अड्डे 5th फ्लीट पर ईरान के हमले का वहां स्वागत हो रहा है। जश्न मनाने वालों की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने अपने मुल्क से बाहर कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में विशाल सैनिक अड्डे बनाए थे, लेकिन इसके बाद भी वह ना तो ईरान से अपनी रक्षा कर पा रहा है, ना इन देशों की रक्षा कर पा रहा है। कुवैत के सैनिक अड्डों पर ईरान के हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। ईरान ने अरब देशों पर धुआंधार हमले किए हैं, मगर जवाब में अरब देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया। हमले के चौथे दिन इस बात पर हैरानी जताई जा रही है, लेकिन इसका जवाब इस बात में मिलता है कि अरब देशों की जमीन पर अमेरिका के बड़े बड़े सैनिक अड्डे किस काम के। अमेरिका उनकी जमीन से लड़ रहा है तो हमला अरब देश क्यों करें। उन्हें इस बात की चिंता भी होगी कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा। अरब देशों की एक और चिंता होगी, खामेनेई की शहादत के बाद उनके यहाँ की शिया और सुन्नी आबादी मिलकर उनकी राजशाही के खिलाफ ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें ईरान के साथ साथ अपने देश के भीतर ईरान के असर से भी लड़ना होगा। ईरान शुरू से ही अरब देशों की राजशाही को टारगेट करता रहा है और कहता रहा है कि इस्लाम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। अकेले ईरान ने कई देशों पर हमला कर बताया है कि केवल अमेरिका पर अरब देशों का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। 3 मार्च की तमाम खबरों से कम यही लग रहा है कि खामेनेई की शहादत के बाद भी ईरान भारी पड़ने लगा है, या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ईरान तबाही को झेलते हुए भी अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। चौथे दिन अमेरिका के पास दिखाने के लिए यही है कि अपने दूतावास को बंद कर रहा है, हमले के कारणों को यहां वहां शिफ्ट कर रहा है। इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर 150 से अधिक शहरों पर, ईरान के शहरों पर हमला कर चुके हैं। 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में। आज के वीडियो में दिन भर के कई बड़ी खबरों का हमने आपके लिए संकलन किया है। ईरान के मिनाब शहर में लाखों की संख्या में लोगों का बाहर आना दुनिया और अमेरिका के लिए चेतावनी है कि यहाँ के लोग उसके बम धमाकों से नहीं डरे। मिनाब शहर में 160 से अधिक बच्चियों के जनाजे में इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। 28 फरवरी को लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया। मरने वालों की संख्या कहीं 150 है, कहीं 180 भी बताई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने लड़कियों की कब्र की तस्वीर भी ट्वीट की और कहा कि यह उन 160 मासूम बच्चियों की तस्वीर है जिनकी हत्या अमेरिका और इसराइल की बमबारी ने की। इन सभी बच्चियों के जिस्म के चिथड़े उड़ गए। मिस्टर ट्रंप ईरान की जनता को बचाने का दावा कर रहे थे, वह गजा से लेकर मिनाब तक ऐसा दिख रहा है और कब्र की तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसम ने सवाल पूछा है कि इसराइल के बम हों या अमेरिका के बम बच्चियों के स्कूल पर क्यों गिराए गए। ऐसा कर अमेरिका के सैनिकों और नागरिकों को रिस्क में डाला गया है। यूनेस्को ने इस हमले को मानवीय कानून का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना पर पश्चिमी मीडिया में भले चुप्पी हो, लेकिन इसने ईरान को एकजुट कर दिया है। मिनाब में बच्चियों की हत्या को गजा से जोड़ा जा रहा है। अगर कोई भी शिया समुदाय के जीवन में शहादत की संस्कृति और उसके प्रति भावनात्मक लगाव को जानता है, वह यह समझता है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने आने वाले लंबे समय के लिए खतरा मोल लिया है। बच्चियों के स्कूल पर हमला क्यों किया गया? प्राइमरी स्कूल की बच्चियां थीं। इसका जवाब आपको गजा से मिल जाएगा, लेबनान से मिलेगा, जहां पर इसराइल ने स्कूल और अस्पतालों को निशाना बनाया, बड़ी संख्या में डॉक्टरों को मारा, पत्रकारों को भी।
अब 160 से अधिक बच्चियों के स्कूल पर बम गिराया गया। याद रखना चाहिए कि ईरान इस्राइल से 75 गुना बड़ा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा है अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान का कहना है कि जिन लोगों ने बातचीत का दावा किया मगर ईरान के तर्कों के आगे झुक गए और सैनिक हमले करने लगे, ऐसे लोगों पर लानत है। अब ईरान केवल अपनी सुरक्षा पर ध्यान देगा। इसका मतलब है अब इस युद्ध को बातचीत से नहीं रोका जा सकता। और यह ट्रंप के लिए भी अच्छी खबर नहीं, जिन्हें यह अनुमान रहा होगा कि 2-4 दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा। ईरान ने लंबे समय के लिए लड़ने का ऐलान कर दिया है। ईरान की सेना की तरफ से अपने हथियारों के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। इसका मतलब है वह अभी कई दिनों तक हमले करेगा। इस्राइल पर उसकी मिसाइलों ने क्या कहर बरपाया है, इसकी ठीक से जानकारी नहीं आ रही। जो पश्चिमी मीडिया इस्राइल का पक्ष लेता है, इस्राइल के शहरों में उसके अड्डे हैं, कम से कम वही तेल अवीव की सड़कों से रिपोर्टिंग करता और दिखाता कि ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव को कितना नुकसान पहुंचाया। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव से लेकर कतर के आसमान को रौंद दिया है। इतने सालों के प्रतिबंध के बाद ईरान अपने हथियार खुद बनाना सीख गया है। बिना किसी की सहायता के मिसाइलें बना रहा है, लॉन्च कर देता है। इस्राइल और अमेरिका यह बात अपने लिए नहीं कह सकते। उनके हथियारों की सप्लाई कई देशों की भूमिका पर निर्भर करती है। ईरान की एक एक मिसाइल अमेरिका के जेट को गिरा सकती है, लेकिन अमेरिका उसकी भरपाई उतनी जल्दी नहीं कर सकता जितनी जल्दी ईरान कर लेगा। और ईरान के हथियार अमेरिका से कई गुना सस्ते भी हैं। पश्चिमी मीडिया अपने रिपोर्टिंग में इस्राइल की तकनीकी और सैन्य सर्वोच्चता को मिथक के रूप में साबित कर देता है। बचकानी कहानियां बनाता है कि सीसीटीवी हैक कर खामेनेई को टारगेट किया गया, उनका डेटा जुटाया गया। लेकिन खामेनेई का दफ्तर कहां है, यह तो दुनिया में सबको पता है। वो अपने दफ्तर से भागे नहीं बल्कि मिसाइलों का सामना किया। क्या कोई भी नेता आज की तारीख में इस तरह से शहादत दे सकता है? नेतन्याहू के ही बंकर में छिपने की कितनी खबरें आ जाती हैं। खामेनेई की शहादत और बच्चियों की हत्या ने ईरान को एकजुट कर दिया है। ट्रंप को लगा होगा कि टॉप लीडरशिप को हटाकर जनता का साथ मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता मुश्किल लग रहा है। तमाम खबरों में यही बातें आ रही हैं कि ईरान पर हमला कर अमेरिका फंस गया। उसने इस्राइल पर कुछ ज्यादा भरोसा तो नहीं कर लिया। इतना मासूम भी अमेरिका को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों देश हर वक्त पर हर फैसले में साथ नजर आते हैं। इस्राइल की सैन्य शक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाते रहते हैं। अगर ऐसी कोई अचूक शक्ति इस्राइल के पास होती तो आज चौथे दिन इस्राइल और अमेरिका के खेमे में भगदड़ नहीं मची होती। इस्राइल के पास ऐसा कुछ नहीं जिससे वह 1 मिनट में पूरे ईरान को ठप कर दे। लेबनान में पेजर धमाका करना या 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारकर यही दावा किया गया कि अब ईरान को घेरना आसान हो जाएगा। ईरान की शक्ति कमजोर हो गई। ईरान की टॉप लीडरशिप को भी खत्म करने के बाद 1 साल से यही बात कही जा रही है। लेकिन खामेनेई की शहादत के बाद भी इस पूरे इलाके में ईरान का दहशत चौथे दिन भी नजर आ रहा है। तेल अवीव के आसमान में ईरान की मिसाइलें कहर ढा रही हैं। लेबनान की तरफ से भी इस्राइल पर हमले की खबर है। इस्राइल हमले रोक भी देता है तब भी नुकसान हो जाता है। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव के बाहर के शहर पेता तिकवा को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया। आग बुझा ली गई, लेकिन ईरान ने अपनी पहुंच बता दी। मध्य पूर्व के एक एक ठिकाने रिस्क में आ गए हैं। यह काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां से टैंकर अपना ईंधन लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के विकल्प के रूप में इस रास्ते को देखा जाता है। ईरान ने रणनीति के तहत ऐसा किया होगा ताकि इस इलाके की तेल की आपूर्ति को लंबे समय तक प्रभावित किया जा सके। सरकारी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने कहा है कि भारत के पास 25 दिनों का ही तेल का स्टॉक है और भारत तेजी से अपने दूसरे विकल्पों को देख रहा है। अमेरिका ने क्यों हमला किया, इसका जवाब अमेरिका को लगता है मालूम नहीं। विदेश सचिव रूबियो ने एक जवाब दिया जिसे सुनकर कोई भी सर पीट ले कि इन लोगों के भरोसे दुनिया चल रही है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका जानता था इस्राइल ईरान पर हमला करेगा, इसलिए अंदेशा था कि बदले में ईरान अमेरिका पर हमला करेगा और लोगों के हताहत होने का खतरा बढ़ सकता था, इसलिए पहले ही हमला कर दिया गया। तो ईरान अमेरिका पर हमला करता, इसलिए अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। बताइए, यह भी कोई दलील है
क्या अमेरिका यह चाहता था कि इस्राइल ईरान पर हमला करे और ईरान अमेरिका को माला पहनाए? And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. क्या ये लोग दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? क्या सभी को पता नहीं कि अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया? आगे भी करेंगे, पहले भी किया। क्या अमेरिका ने ऐसी कोई गारंटी दी थी कि ईरान पर वह हमला नहीं करेगा जो ईरान उस पर हमला नहीं करता? आप कितनी भी खबरें पढ़ लें, आपको पता नहीं चलेगा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। इस एक सवाल के जवाब में अमेरिका कुछ का कुछ बोले जा रहा है। इसका मतलब है उसके पास कारण नहीं। अमेरिका के मीडिया में इस युद्ध के तर्कों को लेकर बहस छिड़ गई है। युद्ध के चौथे दिन वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है कि टकराव फैलता जा रहा है, लेकिन अमेरिका में सरकार अभी तक ईरान पर हमला करने का ठोस कारण नहीं बता पाई। बार बार नए कारण दे रही है। हमले के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में ट्रंप ने सत्ता परिवर्तन का जिक्र तक नहीं किया, जबकि हमेशा उसी की बात किया करते थे। उल्टे ये कहने लगे कि ईरान ऐसी मिसाइल बनाने वाला था जो अमेरिका तक आ जाती। रूबियो का अजीबोगरीब तर्क भी आपने सुना ही। 3 मार्च को अमेरिका की कांग्रेस में दोनों सदनों को ईरान के साथ युद्ध पर ब्रीफिंग दी जाने वाली है। युद्ध पर जाने से पहले जिस कांग्रेस की अनुमति नहीं ली गई, क्या अब उसे ही अलग अलग तर्कों से गुमराह करने की कोशिश की जाएगी? अगर परमाणु कार्यक्रमों के कारण ईरान को निशाना बनाया गया, तो इसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बहादुर बनने का तमाशा क्यों कर रहे हैं? मैक्रों ने कहा यूरोप को रूस से खतरा है, चीन परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर सकता है और ईरान अस्थिर हो चुका है, लेकिन अमेरिका पीछे हट जाएगा, इसलिए फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा। अब किसी को सार्वजनिक रूप से बताएगा भी नहीं कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। बताइए, एक देश सबके सामने कह रहा है परमाणु हथियारों का विस्तार करेगा और ईरान से परमाणु बम बनाने के अधिकार वापस लिए जा रहे हैं। उस पर दबाव डाला जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम का विस्तार ना करे, खत्म कर दे। और यहां मैक्रो सारी दुनिया के सामने नाटक कर रहे हैं कि अमेरिका साथ नहीं देगा, इसलिए अब अपने परमाणु कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे। मैक्रो ने कम से कम यह साफ कर दिया कि परमाणु कार्यक्रमों के नाम पर ईरान पर हमले की बात में दम नहीं। इसका तो यही मतलब निकला। तब फिर हमला क्यों किया गया? ईरान ने आज तक परमाणु हथियार नहीं बनाए, लेकिन इसके नाम पर उस पर प्रतिबंध लगा। कितने हमले हुए? अगर ईरान के लिए यह खतरनाक है तो मैक्रो को नई होड़ कैसे शुरू करने दी जा सकती है? और अगर परमाणु ही चिंता के केंद्र में है, तब फिर नाताज के परमाणु ठिकानों पर क्यों हमला किया गया? अगर इस हमले के बाद परमाणु विकिरण होने लग जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? IAEA ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के नाताज शहर में परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। पिछले साल भी यहां के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था। अमेरिका ने कहा है कि IRGC के कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया, उनके एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन को भी ध्वस्त किया गया है, ड्रोन लॉन्च साइट्स को तहस नहस कर दिया गया। अल जजीरा ने लिखा है, अपने इस दावे के लिए अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिए। फॉक्स न्यूज से इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमले के बाद वहां सत्ता परिवर्तन होगा और उसके बाद सऊदी अरब के साथ इस्राइल के रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप नहीं होते तो इस्राइल हमला नहीं करता, अगर अभी हमला नहीं होता तो भविष्य में कुछ नहीं हो पाता और फिर अमेरिका पर हमला कर सकता था, अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता था, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। नेतन्याहू अभी भी मानते हैं कि ईरान अपने सबसे कमजोर दौर में है, लेकिन 4 दिनों में ऐसा तो लगा नहीं। जिस खामेनेई को ट्रंप ने दुनिया का सबसे बुरा आदमी कहा, उन खामेनेई को पाकिस्तान की संसद की संयुक्त सभा में श्रद्धांजलि दी गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खामेनेई के लिए फातिहा पढ़ा। क्या अमेरिका अब पाकिस्तान से संबंध तोड़ लेगा? ऑपरेशन सिंदूर के समय सीज फायर को लेकर ट्रंप ने अनगिनत बार दावे किए कि टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान से सीज फायर करवा दिया, लेकिन क्या वे ईरान को टैरिफ की धमकी देकर सीज फायर के लिए मजबूर कर सकते हैं? दुनिया भर के मीडिया में विश्लेषण छपने लगे कि अमेरिका के महंगे महंगे हथियार ईरान की सस्ती मिसाइलों और ड्रोन के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा। इस मुद्दे पर खुद ट्रंप का बयान है कि हमारे पास बहुत हथियार हैं,
युद्ध अनंत काल तक लड़े जा सकते हैं। वॉर्स कैन बी फॉट फॉर एवर। अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमारे पास जरूरी हथियारों की अनलिमिटेड सप्लाई है। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान के खिलाफ युद्ध सालों तक नहीं चलेगा। कहा है कि यह युद्ध जल्दी खत्म होगा और निर्णायक होगा। 2.5 साल से नेतन्याहू हमास के साथ लड़ाई कर रहे हैं गजा में। आखिर में हमास से ही बातचीत करनी पड़ी। गजा पर 2.5 साल तक बम बरसाने के बाद ईरान के लिए कह रहे हैं जल्दी हरा देंगे। यह सवाल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन किसी को जवाब मिल नहीं रहा। कब तक चलेगा? इन सब के बीच चीन को लेकर भी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि चीन अमेरिका की तरह हरकत नहीं करता, सामने नहीं आएगा और वह चुपचाप देख रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में किन हथियारों का इस्तेमाल करता है, ताकि उसके आधार पर वह ताइवान में अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर ले। चीन यह भी चाहता है कि ईरान पूरी ताकत से लड़े और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाए, उसकी प्रतिष्ठा ध्वस्त कर दे, ताकि अमेरिका ताइवान की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। इस क्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की है। चीन ने कहा कि ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। चीन ने अमेरिका और इस्राइल से हमला रोकने के लिए कहा है। हमले को लेकर तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। दावे किए जा रहे हैं, उनकी पुष्टि करना संभव नहीं। जो दिख रहा है वह यही कि खाड़ी के देशों में हवाई जहाज का उड़ना बंद है, तेल का उत्पादन बंद है, सप्लाई पर असर है, उन पर हमला हो रहा है और ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने बातचीत से मना कर दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।